नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्नी ने सेक्शन 498A के तहत आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करा दी गई है तो आपको विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपकी एफआईआर भी हो सकता है ख़त्म हो जाए, आपके ऊपर जो चार्ज लगाए वो ख़त्म हो जाए, या फिर अगर नहीं होते हैं तो उनमें जो झूठ उसने बोला है उस झूठ के आधार पर उसके खिलाफ भी आप एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाता है, पहले एफआईआर दर्ज होती है सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत और उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन जो लड़की ने बात कही गई है उसमें कितनी सत्यता है इस बात को जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एफआईआर का पार्ट होता है। लेकिन जहां पर इन सब चीज़ों में झूठा किसी प्रकार से पति या पति के परिवार वालों को फंसाया जाता है तो वहां पर ज़रूरत है कि आपको कुछ पॉइंट्स की जागरूकता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ये चीज़ें पकड़ ली हैं और आपको मालूम है कि वो झूठ है तो आपको किस तरीके से वो सिद्ध कर सकते हैं और किस तरीके से उसी व्यक्ति के खिलाफ, जो पत्नी है आपकी, उसी के खिलाफ उसी एफआईआर में एफआईआर करा सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए, पूरा इस वीडियो देखिएगा। अगर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सेक्शन 498A 323, 504, 506 और 3/4 डीपी एक्ट, ये एक कॉमन फॉर्मेट है। कॉमन का मतलब कि ज़्यादातर महिलाएं इसी के कारण जो एफआईआर है वो दर्ज करवाती हैं और पुलिस जो है वो आसानी से उसकी एफआईआर दर्ज भी कर लेती है। अब इसके बाद जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है उसी के बाद तुरंत रोल स्टार्ट होता है ससुराल पक्ष का, यानी कि पति का और पति के परिवार वालों का। अब वो एक दूसरे से ये कहते फिरते हैं कि एफआईआर जो है वो झूठी हुई है, हमारे ऊपर रिपोर्ट झूठी करा दी, सर हमारे ऊपर झूठी रिपोर्ट करा दी। उनके परिवार वाले जितने भी हैं, चाहे लड़पति हो, पति का परिवार वाले, माँ बाप, सास, जो भी माँ बाप और जो भी परिवार वाले लोग हैं या पत्नी के सास ससुर वगैरह जो सब कुछ हैं, उन सभी लोगों को एक मन में एक रट लगाए रखे होते हैं कि कि हमारे ऊपर एफआईआर झूठी करा दी, हमारी बहू ने झूठी करा दी। अब देखिए, आप सब लोग समाज में कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, वो आपको ना ही तो एफआईआर में कुछ हेर फेर करने वाले हैं और ना ही उस झूठ को सत्य करने वाले हैं। करना आपको है। तरीका क्या है वो आपको बता देता हूं मैं। जब आपके ऊपर सेक्शन 498A की एफआईआर दर्ज होती है, उसमें उस एफआईआर को निकालें, अपने विवेक के अनुसार उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद उसमें देखें कि उसमें क्या क्या बात उसने झूठ कही गई है। अब अगर उसने कोई भी बात, कोई स्टेटमेंट, कोई भी आपके ऊपर झूठा लांछन या कुछ भी आपके ऊपर लगाया गया है तो उसको अंडरलाइन करें और उस अंडरलाइन का पढ़ के उसको देखें कि मेरे पास उसका कोई एविडेंस है कि उसने वो बात कही कि वो झूठी है और उसमें क्या मेरे पास कोई एविडेंस है। अगर आपके पास उसका एविडेंस है तो आप तुरंत आईओ को, यानी कि जैसे एफआईआर दर्ज होती है उसमें एक आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसमें नियुक्त किया जाता है और उसी से आप अपने बात अपनी कह सकते हैं कि सर इस तरीके की ये जो बातें कही है इसमें ये झूठी है और इनका ये इसके खिलाफ एविडेंस है। अगर आपके पास एविडेंस होता है, बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत वहीं से निकलते चले जाएंगे एफआईआर से। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आईओ भी मतलब बायस्ड हो जाते हैं, वो पत्नी का फेवर लेते हैं, पति का फेवर नहीं लेते हैं, या उनके साथ बदतमीजी करते हैं पति के साथ में। तो आप अपनी शिकायत या फिर अपनी बात को कहने के लिए उससे ऊपर जो अधिकारी होता है, एसएचओ या फिर उसके ऊपर एसपी या एसएसपी, इस तरीके के जो लोग होते हैं, उनको भी एक प्रार्थना पत्र लिखकर उसके साथ वो डॉक्यूमेंट लगाकर ये बात अपनी वहां तक पहुंचा सकते हैं और फिर उसको वो बात चार्जशीट का पार्ट बनाना पड़ेगा और उसी के साथ साथ में वही बात आपको चार्जशीट में भी लगानी पड़ेगी। तो इसके आधार पर अगर वो चीज़ फॉल्स होती है तो ये आपको समझ में आ जाता है कि इसने एफआईआर में गलत लिखा है। अब रही बात उसके ऊपर एफआईआर कराने के लिए, मान लीजिए उसने झूठा बोला है और झूठा बोलने के साथ साथ में वो चीज़ें सामने आ गई हैं, प्रकट हो गई है कि ये सब झूठ था। तो झूठ के आधार पर तो वो जो आईयू है वो उसमें चार्जशीट लगाकर एफआईआर लगा देगा। लेकिन जैसे ही आपकी एफआईआर लगती है और आपको लगता है कि वाकई ये सब चीज़ें गलत हैं तो आपको तुरंत उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अपनी शिकायत फिर दोबारा देनी चाहिए कि इसने जो है ये झूठ बोला था, इस वजह से हमारी मान को हानि हुई और हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई और हमारे परिवार में भी लोगों को नाम दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ अगर आप देंगे तो आप तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और उसको जेल जाना होगा। ये एक प्रक्रिया है। दूसरा, मान लीजिए मैं कहता हूँ ये सब कुछ मैंने बताया, ये नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकली आप नहीं करवा पाते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि अब आपको मान लीजिए आपके खिलाफ चार्जशीट लग गई, उसने आईयू ने किसी प्रकार से आपके खिलाफ चार्जशीट लगा दिया। तो चार्जशीट जैसी लगाई गई है तो अब आप, एक तो ये तरीका कि आप बेल कराएं उसमें, तो बेल कराने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाएंगे तो सीधे आप हाई कोर्ट अप्रोच करें। इसके लिए हाई कोर्ट जैसे अप्रोच करेंगे तो हाई कोर्ट जाते ही आपको दो व्यक्तियों के खिलाफ पार्टी बनानी है। एक उस आईओ के जिसने आपके साथ मिसबिहेव किया है, गलत किया है, और आपके पास
एविडेंस होने के बावजूद भी उसने उसमें चार्जशीट लगाई, बल्कि उसमें एफआईआर लगनी चाहिए लेकिन उसने चार्जशीट लगाई। तो उसको ऐसा कौन सा एविडेंस मिला? तो उसको भी, उस आईओ को भी उस रिट में जब फाइल करेंगे सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में, तो उस आईओ को भी आप पार्टी बनाएं ताकि उस आईओ को भी पूछा जा सके, उसको भी बुलाया जा सके उस हाई कोर्ट में कि तुमने किस आधार पर इसमें चार्जशीट लगाई और किस आधार पर आपने कह दिया कि इनके खिलाफ जो बातें कही गई हैं, जो सेक्शन बनाए गए हैं, उन वो फ्रेम होते हैं। तो ये सब कुछ बातें जब आईओ को बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आईओ खुद समझ जाएगा कि ये गलत हो गया, मेरे से गड़बड़ हो गई। तो हो सकता है कि वो तुम्हारा खुद जानबूझ के, लड़की के भी और तुम्हारा भी सेटलमेंट कराए। और कहीं ना कहीं आप यही चाहते हैं कि अब परिवार बिगड़ गया तो सेटलमेंट तो होना ही चाहिए। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ तक आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि सेक्शन 482 में आप गए, या तो क्वेश हो गई या फिर नहीं हुई तो आपको मेडिटेशन कराने के लिए भी वहाँ पे एक राइट दिया जाता है कि आप मेडिटेशन के द्वारा उस एफआईआर को क्वेश करा दें। तो एफआईआर जैसे ही आप का मेडिटेशन का ऑर्डर होगा तो मेडिटेशन में आप वहाँ पर करा सकते हैं। तो मेडिटेशन में भी अपनी बात ये कहें कि इसने झूठी एफआईआर कराई है और झूठी एफआईआर के हमने एविडेंस भी, सबूत भी, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई आईओ के द्वारा। तो जब ये चीज़ कहेंगे तो आईओ को भी बुलाया जाएगा और आईओ को भी फटकार लगाई जाएगी और हो सकता है कि वहीं से क्वेश भी हो जाए वो चीज़ें। तो ये एक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोग डरते हैं कि सर हम अगर पहले कर देंगे या हम उसके खिलाफ जाएंगे तो हो सकता है कि हम पे वो मुकदमा कर दे या हमारे प्रति कुछ और क्रिया कर दे। तो देखिए, आप डरोगे तो फिर लड़ोगे कैसे? डरना नहीं है, जो होना है वो होगा। और ये लड़ाई जो है वो लंबी चलती है। आप ये सोचें कि साल 2 साल, महीना 2 महीना खत्म हो जाए, ये संभव नहीं है। ये प्रक्रिया लंबी चलती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 20-20, 30-30 साल हो गए लड़ते लड़ते, और आज भी कहीं ना कहीं उनको यही चीज़ चल रही है कि डेट पर डेट चलती है। और या फिर उनका कहीं ना कहीं चाहता है कोर्ट या कचहरी, सब कुछ चाहते हैं कि आप इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो इस आधार पर आपके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें करें। और अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर पत्नी ने ये कहा है अपनी एफआईआर में कि मैंने दान दहेज दिया, या उसके परिवार वाले कह रहे हैं दान दहेज मैंने दिया अपनी हैसियत के अनुसार, लेकिन फिर भी मेरी बेटी से दान दहेज मांगा गया, तो फिर आप इसके खिलाफ भी आप एफआईआर करवाएं। क्योंकि दान दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही एक अपराध हैं। अगर आपने दिया, इसका मतलब आपने भी अपराध किया। तो उसके माँ बाप के खिलाफ भी आप एफआईआर दर्ज करवाएं। तो ये बहुत एक पूरा जो है सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको जहां उसका झूठ मिलता है आप उस झूठ को पकड़ें और उसके खिलाफ जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पीड़ित किया गया है। कानून तो है ही है, जो कानून जहाँ पर मुकदमेबाजी हो जाती है वहाँ पर परिवार दोबारा बसना असंभव सा ही हो जाता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं आपका परिवार बच जाए। आप सोच कर देख लिए कि जिस पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिए हैं, क्या आप अब आपकी दोनों की बन सकती है? कहीं ना कहीं वही बात दोबारा रिपीट आएगी कि आपने झूठा एक बार कर दिया तो फिर दोबारा करने में कितनी देर लगेगी आपके लिए। तो कुछ और भी बनाया जा सकता है अगली बार अपराध। तो उस चीज़ के लिए आपको समझना है। और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस समय पर एक पत्नी मुकदमा अगर आपके ऊपर दर्ज कराती है, तो आप सोच कर देखिए, जो पत्नी ने मुकदमा दर्ज करा दी, क्या वो आपकी पत्नी रही? अब सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मुकदमे जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऐसे व्यक्ति से बदला लिया जाए या फिर उसके साथ दुश्मनी बनाई जाए, ऐसे व्यक्ति के साथ ऊपर मुकदमे करे जाते हैं। तो अब अगर आपकी पत्नी ने आपके मुकदमे कर दिए, तो आप समझ जाइए कि जीवन जो है वो लड़ने में बीतना है, या समझौता हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, या फिर उस चीज़ के लिए हमें लड़ना है। तो ये आपको समझना है। बहरहाल आज की जानकारी बस इतनी ही। और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि और भी पति जो है इस चीज़ से बच सकें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।